कहानी एक ऐसे शख्स की जो म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह, जिन्होंने अपने मेहनत दम पे एक एम्पायर खड़ा किया, जो म्यूजिक इंडस्ट्री की 60 to 65% म्यूजिक राइट्स होल्ड करती थी। जी हाँ, हम गुलशन कुमार दुआ की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ना ही सिर्फ काम में एक मुकाम हासिल किया, साथ ही साथ वो दान पुण्य पूजा पाठ में भी काफी लीन रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनकी अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसमें अंडरवर्ल्ड के लोगों का शामिल होने की बात बताई जाती है। कौन थे वो लोग, किसके कहने पे उन्होंने गोली चलाई, कातिल का पता चला, क्या उन्हें सजा मिली? इन्हीं कुछ सवालों का जवाब आज हम टटोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देख रहे हैं क्राइम बोर्ड। जी हाँ, आज हम गुलशन कुमार जी की बात कर रहे हैं, जिनकी हत्या 12 अगस्त 1997 को कर दिया गया था, जिसमें नदीम सैफी, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर थे, जिसे गुलशन कुमार जी ने मौका दिया था, जिसकी वजह से उसने नाम शोहरत हासिल की, उसका नाम बताया जाता है। 30 अगस्त को पुलिस के द्वारा नदीम सैफी को केस के को कॉन्स्पिरेटर बताया जाता है। नदीम सैफी जो एक म्यूजिक कंपोजर था, जिसे गुलशन कुमार जी ने मौका दिया था, जिसके वजह से वो शोहरत, वो मुकाम हासिल की थी। आपसी मतभेद होने के कारण नदीम अंडरवर्ल्ड की मदद से उनकी हत्या कराने की ठान ली। दरअसल गुलशन कुमार जी बहुत ही सरल व्यक्तित्व के आदमी थे। उनका काम करने का एक अलग नजरिया था। वो शुरुआती दौर में जब वो संघर्ष कर रहे थे, यानी कि जब वो काम की तलाश कर रहे थे, जब उन्होंने वो कंपनी सेटअप किया था, तब वो नए कलाकारों को मौका देते थे जो न्यू कमर्स होते थे। और जब वो एक बार वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री में हो जाते थे तो फिर उनके साथ काम करना वो बंद कर देते थे। गुलशन कुमार जी ने इस इंडस्ट्री को बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार को दिया है, जैसे सोनू निगम, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल। ये सब उनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था, जिसमें नदीम श्रवण भी साथ थे। गुलशन कुमार जी को खुद भी गाना गाना पसंद था। वो भक्ति भजन के गाने सुनते थे, गाते थे। आप देख सकते हैं आज के तारीख में भी हर घर, टैक्सी और दुकान में उनका गाना बजता है। गुलशन कुमार जी को बचपन से ही म्यूजिक सुनने में बहुत दिलचस्पी थी। शुरुआती दौर में वो अपने पापा के साथ एक जूस की दुकान पे काम करते थे, जो कि दरियागंज दिल्ली में हुआ करता था। 1983 में उन्होंने एक खुद का कैसेट कंपनी एस्टेब्लिश किया नोएडा में, जिसका नाम सुपर कैसेट प्रोवाइडर लिमिटेड रखा गया। कॉपीराइट 1957 से उन्होंने एक लूप होल निकाला, जहां उन्होंने जो नए गाने उस टाइम पे आते थे उसका कॉपीराइट पायरेटेड वर्जन निकाल के बेचना शुरू किया, जो कि मार्केट के मुकाबले से आधे दाम पे हुआ करता था। जैसे यदि 15 रुपए में अगर मार्केट में अगर कैसेट अवेलेबल है तो उसे 7 रुपए में बेचा करते थे, जिससे कंपनी को बहुत ही मुनाफा हुआ और बहुत जल्द ही तरक्की करनी शुरू कर दी। आगे चलकर उन्होंने टी सीरीज कंपनी की शुरुआत की। चूंकि वो शिव जी के भक्त थे तो उन्होंने त्रिशूल से वो टी लिया, जो कि एक डिवोशनल सॉन्ग शुरुआत में बेचा करती थी। बाद में चल के नए गाने की पायरेटेड वर्जन भी बेचना उन्होंने शुरू किया, जिससे 80s के टाइम पे बहुत ही बेनिफिट्स हुए और उन्हें कैसेट किंग के नाम से भी जानने लगे। उस दौरान टी सीरीज कंपनी पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री के लगभग 65% म्यूजिक राइट्स होल्ड करती थी। 1985 में उसने लल्लू राम मूवी से अपना पहला साउंड ट्रैक लॉन्च किया। 1988 में जब आमिर खान की मूवी कयामत से कयामत आई, तब उस मूवी के कैसेट्स लगभग 8 मिलियन से ज्यादा बिका, जो कि एक बहुत ही बड़ा टर्नओवर रहा टी सीरीज के लिए। मूवी के गाने वन ऑफ द बेस्ट एल्बम सेलिंग बनी और उस गाने ने उदित नारायण और अलका याग्निक के कैरियर को एस्टेब्लिश किया। 1990 में महेश भट्ट की फिल्म आशिक आती है, जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन होता है। उसमें गुलशन कुमार जी नदीम श्रवण को मौका देते हैं। उस वक्त नदीम श्रवण एक न्यू कमर्स रहते हैं। गुलशन कुमार जी की स्ट्रैटेजी बहुत ही कामयाब साबित हुई। उन्होंने मूवी से पहले गाने को रिलीज किया, जिससे वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल एल्बम बना। एज पर रिकॉर्ड्स मूवी के 30 मिलियन 30 लाख एल्बम बिके थे, जिससे नदीम श्रवण को भी बहुत कामयाबी मिली थी। आलम यह था कि कंपनी वैल्यू 300 करोड़ तक पहुंच चुकी थी और उस साल गुलशन कुमार जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स पेयर थे पूरे इंडिया में।
नदीम श्रवण को बहुत ही कामयाबी मिली और साथ ही साथ आगे भी टी सीरीज से उनको काम मिलता रहा। लेकिन हमेशा की तरह जैसा गुलशन कुमार पुराने आर्टिस्ट के साथ काम करना छोड़ देते थे जब वो एस्टेब्लिश्ड हो जाते थे, वैसा ही उन्होंने नदीम श्रवण के साथ किया। 1997 में नदीम सैफी अपना खुद का एल्बम ए अजनबी लेके टी सीरीज ऑफिस पहुंचते हैं, जिसमें 9 गाने होते हैं। वो टी सीरीज के बैनर तले वो अपना एल्बम लॉन्च करना चाहते हैं। नदीम सैफी चाहता था कि उसके एल्बम का म्यूजिक राइट टी सीरीज खरीदे और मार्केटिंग करे, लेकिन गुलशन कुमार को कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि तुम म्यूजिक पे ही फोकस रखो, तुम्हारी आवाज़ कुछ खास नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये गाना रिलीज हुई तो तुरंत पिट जाएगी, क्योंकि उस एल्बम के कुछ गाने उन्हें पसंद नहीं थे। ये सब सुन के नदीम सैफी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो तुरंत टी सीरीज की ऑफिस से चला जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर किशन कुमार दुआ, जो कि गुलशन कुमार के छोटे भाई थे, उनसे मिलता है, लेकिन बात वहाँ भी उसकी नहीं बनती है। नदीम सैफी कुछ दिन बाद फिर से वापस टी सीरीज की ऑफिस आते हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद गुलशन कुमार जी एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए रेडी होते हैं। उसका एक वीडियो गाना शूट किया जाता है, लेकिन रिलीज होने के तुरंत बाद वो गाना पिट जाता है। 1997 में रिलीज हुए उस गाने का पिट जाना नदीम सैफी के हिसाब से वो गुलशन कुमार जी की भूल थी। उन्होंने अच्छे से प्रमोट नहीं किया, इस वजह से वो फेलियर हुआ। गुस्से में वो धमकी दे देता है कि इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, लेकिन गुलशन कुमार जी को लगता है कि शायद गुस्से होने के कारण वो ऐसा कुछ बोल गया है, लेकिन वो इस बात पे ज़्यादा कुछ खास ध्यान देते नहीं हैं। आपको बता दूं, उसी साल मई में नदीम सैफी के द्वारा दुबई में एक पार्टी दी जाती है। 90s के दशक में ये चलन था, बड़े बड़े प्रोड्यूसर बिल्डर लोग पार्टी दिया करते थे दुबई में। नदीम सैफी उस पार्टी में फिल्म जगत के बड़े बड़े हस्ती संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान, आदित्य पंचोली, इन सबको बुलाया। साथ ही साथ अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम, अनीश इब्राहिम, जो कि दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई थे, और अबू सलीम को बुलाया। ऐसा माना जाता है कि उस पार्टी में गुलशन कुमार जी के असैसिनेशन यानी मर्डर का प्लान बनना शुरू होता है। आगे चल के अनीश इब्राहिम के ऑफिस में पूरा मर्डर का प्लान बनाया जाता है। उसके बाद गुलशन कुमार जी का रेकड़ी शुरू होता है। वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, वो सारी बातें, कितना दान पुण्य करते हैं, क्योंकि उनका दिलचस्पी था दान पुण्य और पूजा पाठ में। गुलशन कुमार जी माँ वैष्णो देवी और शिव जी के भक्त थे। उन्होंने बहुत सारे गाने, जो कि आपने भी सुना होगा, माँ वैष्णो देवी और शिव जी के ऊपर बनाया था। 1983 में गुलशन कुमार जी ने बाण गंगा, जो कि वैष्णो देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पे है, वहाँ उन्होंने फ्री मील सर्विस शुरू किया था, जो कि आज के तारीख में भी उनके बेटे भूषण कुमार जी के द्वारा संचालित किया जाता है। 1997 में गुलशन कुमार जी की कंपनी टी सीरीज, जो कि 500 करोड़ की कंपनी हो चुकी थी, जो 60 to 65% म्यूजिक राइट्स होल्ड करती थी ओवरऑल इन म्यूजिक इंडस्ट्री की, जिससे पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी टिप्स, सारेगामा, इन सबको बहुत ही लॉस हो रहा था। टिप्स के मालिक रमेश तुरानी, जो कि बहुत ही नाराज थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अब्बू सलीम को 25 लाख टोकन मनी दिया गुलशन कुमार जी के मर्डर के लिए। उसी साल 5 अगस्त को अब्बू सलीम गुलशन कुमार जी को कॉल करता है। कॉल करके बोलता है कि बहुत ही तुम दान पुण्य कर रहे हो, रोजाना 1 लाख रुपया वैष्णो देवी में, कुछ हमें भी दे दो। साथ ही साथ नदीम सैफी का म्यूजिक फेलियर का कारण पूछता है। उनका कहना रहता है कि प्रमोशन ना करने की वजह से वो फेल हुआ था, और फिर आखिरी में 5 लाख रुपए फिरौती की मांग करता है। गुलशन कुमार इस फिरौती के कॉल के बारे में किसी से नहीं कहते। उनके भाई के कई बार कहे जाने के बावजूद भी वो पुलिस में कंप्लेन नहीं दर्ज करते। उन दिनों आए दिन अंडरवर्ल्ड से बिल्डर, बिजनेसमैन को कॉल आया करता था, और उनको वो पैसा देना पड़ता था, क्योंकि उन्हें धमकी मिलती थी जान से मार देने की। कुछ दिनों बाद 10 अगस्त को अब्बू सलीम का फिर से कॉल आता है। उस कॉल पे वो काफी गुस्सा होता है। वो गुलशन कुमार जी से कहता है कि तुमने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया, तुमने हमें ही सीरियस नहीं लिया, इसलिए तुमने ये बात किसी से ना बताई और ना ही पुलिस में कंप्लेन किया। गुलशन कुमार के छोटे भाई किशन कुमार दुआ के कई बार कहने के बावजूद भी गुलशन कुमार कंप्लेन फाइल नहीं करते, ना ही किसी की मदद लेते हैं। गुलशन कुमार का कहना था, मैं ये पैसा उन्हें क्यों दूं, इससे बेहतर ये होगा कि मैं कहीं और गरीबों में लंगर करवा दूं। ऐसी थी मानसिकता उनकी। हमेशा की तरह गुलशन कुमार जी जीत नगर के शिव मंदिर जाया करते थे सुबह 10 बजे। साथ में उनका एक नौकर, ड्राइवर और यूपी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड रहा करता था। 12 अगस्त 10:10 जब गुलशन कुमार जी का पूजा खत्म हो जाता है, तब वो अपने नौकर और अपने ड्राइवर के साथ मंदिर की सीढ़ी से उतर रहे होते हैं। आपको बता दें कि उस दिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया होता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वो बीमार रहता है। अचानक
सामने के शिवा सैलून से 3 लोग उठ के आते हैं। उसमें से एक बोलता है, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाके पूजा करना। कहने के साथ साथ वो फायरिंग शुरू कर देता है। उनका ड्राइवर रूपलाल सूरज बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भी दोनों पैर पे गोली मार दी जाती है। गुलशन कुमार खून से लथपथ हुए रहते हैं, बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। पास के घर में मदद की गुहार लगाते हैं। सामने खड़ी महिला उन्हें देख के दरवाजा बंद कर लेती है। तभी वो तीनों वापस आके 16 9mm की गोली लगातार चलाते हैं, जिससे उनकी जान चली जाती है और वो तीनों वहां से तुरंत फरार हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी ये सुन के भागते हुए आते हैं और उन्हीं की गाड़ी मैरून मारुति स्टीम में बैठा के उन्हें 2 किलोमीटर दूर कूपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टरों के द्वारा गुलशन कुमार जी को मृत घोषित कर दिया जाता है। 16 गोली लगने के कारण उनका सेंसिटिव पार्ट डैमेज हो गया रहता है, ऐसा डॉक्टरों का कहना रहता है। गुलशन कुमार की हत्या ना ही सिर्फ बॉलीवुड, पूरे देश को हिला के रख दिया रहता है। जबकि महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी राकेश मौर्य को इस बात की जानकारी पहले से रहती है। उनका एक खबरी उन्हें बताया रहता है कि गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है। बावजूद इसके कोई भी एक्शन प्लान नहीं लिया जाता है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है। चूंकि हाई प्रोफाइल केस होने के कारण प्रेशर बहुत ही ज्यादा रहता है। 30 अगस्त को अबू सलीम को केस का को कॉन्स्पिरेटर डिक्लेयर किया जाता है और अक्टूबर में टिप्स के मालिक रमेश तुरानी को अरेस्ट किया जाता है और नवंबर तक 400 पेज की फाइल केस रजिस्टर की जाती है, जहां 19 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। नदीम सैफी, जो केस के वन ऑफ द प्राइम सस्पेक्ट रहते हैं, वो पहले ही लंदन जा चुके रहते हैं। भारत सरकार के तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक नदीम सैफी को भारत नहीं लाया गया। उनका मानना है कि वो इनोसेंट है और नदीम सैफी अपना इनोसेंट लॉर्ड ऑफ हाउस लंदन में साबित कर चुके हैं और आज भी वो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। वो जो 3 शूटर जिन्होंने गोली चलाई थी, अब्दुल रऊफ, अब्दुल राशिद और शेख अली, पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है। उनमें से सिर्फ अब्दुल रऊफ को ही सजा मिलती है। रमेश तुरानी के खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने के कारण अदालत उसे बेगुनाह घोषित करती है। ऐसा माना जाता है कि जो शख्स 25 लाख रुपए रमेश तुरानी से लेकर अबू सलीम को दिया था, वो केस के अगले दिन पुलिस स्टेशन के बाथरूम में मरा हुआ पाया गया। 20 सितंबर 2002 को अबू सलीम और मोनिका वेदी को पोर्चुगल में इंटरपोल के द्वारा अरेस्ट किया जाता है। चूंकि अबू सलीम पे पहले से ही 1993 बॉम्ब ब्लास्ट का केस चल रहा होता है, तो भारत सरकार काफी दिनों से उसकी तलाश में रहती है। पोर्चुगल में पकड़े जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट लिस्ट ऑफ क्राइम कोर्ट ट्रायल के लिए पोर्चुगल गवर्नमेंट को सबमिट करती है। आपको बता दूं, उस लिस्ट में गुलशन कुमार के मर्डर का कोई जिक्र ही नहीं रहता है। और ताजुब की बात यह है कि अब तक अबू सलीम पे गुलशन कुमार की मर्डर के लिए कोर्ट ट्रायल हुआ ही नहीं। वो 19 लोग जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनमें से सिर्फ एक को सजा मिलती है, वो भी उम्र कैद की। नदीम सैफी, राकेश तुरानी और अबू सलीम, जो इस केस के प्राइम सस्पेक्ट थे, इन्हें सजा मिली ही नहीं। अबू सलीम पे कोर्ट ट्रायल तक नहीं हुआ और उन दोनों के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने के कारण उन्हें इनोसेंट बना दिया गया। अब सवाल ये रह जाता है कि ये केस की गुत्थी कभी सुलझी या नहीं, जो कातिल था उसे सजा मिला या नहीं। धन्यवाद। आप देख रहे थे क्राइम बोर्ड। मेरा नाम मुकुंद है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।